मैं संतोष कुमार यादव आपका इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसमें आज हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न सीबीएसई द्वारा अपनी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसी साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है और ये जानकारी किस अधिनियम में दी गई है। तो इसका उत्तर है साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है और इसका उल्लेख साझेदारी कंपनी अधिनियम सन 2013 में किया गया है। भारतीय साझेदारी अधिनियम सन 1932 में इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। उसमें केवल साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 होगी, इसका उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 2, एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी 8 मेंबर्स के द्वारा चलाई जा रही है, क्या ये साझेदारी फर्म मानी जा सकती है? इसके संबंध में हमें उत्तर का कारण बताना है। तो यहाँ पर जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि यह एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी है। चैरिटेबल डिस्पेंसरी का आशय यहाँ पर इस बात से है कि ये संस्था समाज सेवा के लिए कार्य करती है, जबकि पार्टनरशिप फर्म लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चैरिटेबल डिस्पेंसरी को पार्टनरशिप नहीं माना जा सकता। प्रश्न नंबर 3, जब साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी विधि से बनाए जाते हैं तब ऐसी स्थिति में आहरण का उल्लेख कहाँ किया जाएगा? इसका उत्तर होगा कि जब आहरण की प्रविष्टि हमें करना हो और पूंजी खाते स्थायी हों तब ऐसी दशा में चालू खाते का निर्माण किया जाता है। हम चालू खाते के यानी करंट अकाउंट के डेबिट साइड की ओर आहरण के अमाउंट को लिखते हैं। प्रश्न नंबर 4, यदि साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी हों तब आहरण पर ब्याज और लाभ में भाग की प्रविष्टि कहाँ की जाती है? ये एक प्रकार से फिर से इस प्रश्न का रिपीटेशन है। वहाँ पर अभी पूछा गया था आहरण कहाँ लिखते हैं, यहाँ आहरण का ब्याज पूछा गया है। तो आहरण और आहरण के ब्याज दोनों की प्रविष्टि करंट अकाउंट के डेबिट साइड की ओर की जाती है, जबकि शेयर ऑफ प्रॉफिट या लाभ में भाग या डिविजिबल प्रॉफिट की प्रविष्टि करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड की ओर की जाती है। प्रश्न नंबर 5, इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट स्पेसिफाई द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन व्हाट रेशियो इज द प्रॉफिट और लॉस शेयर्ड बाय द पार्टनर्स? यहाँ पूछा गया है कि यदि लाभ हानि खाते का उल्लेख साझेदारी संलेख में नहीं किया गया है तब ऐसी स्थिति में लाभ हानि का वितरण साझेदारों में किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो इसके संबंध में भारतीय साझेदारी अधिनियम में नियम बताया गया है कि जब साझेदारों के मध्य लाभ हानि विभाजन के संबंध में कोई समझौता न हुआ हो तब ऐसी स्थिति में लाभ हानि का वितरण उन सभी साझेदारों के मध्य समान रूप से किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, if a fixed amount is withdrawn by on 15th day of every month of a calendar year, यानी कि एक निश्चित राशि प्रत्येक माह के 15 तारीख को आहरित की जाती है। For what period will the interest on total amount withdrawn be calculated? तो जैसे कि हमसे यहाँ पूछा गया है कि यदि आहरण प्रत्येक माह की पहली 15 तारीख को किया जाए तो कितने समय के ब्याज की गणना इसके संबंध में की जाएगी। तो हमने जैसे कि पिछले वीडियो में आहरण पर किस प्रकार से ब्याज की गणना की जाती है उसके संबंध में पढ़ा था। तो आहरण पर ब्याज का पहला वाला जो नियम है जिसमें कि प्रति माह आहरण के संबंध में बताया गया था, उसमें बताया है कि यदि पहली तारीख को आहरण करते हैं तो 6.5 माह का ब्याज लगाया जाता है। यदि 15 तारीख को करते हैं, मध्य में किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में 6 माह का ब्याज लगाते हैं और अंत में आहरण करने पर माह की अंतिम तारीख को आहरण करने पर 5.5 महीने का ब्याज निकाला जाता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है 15 तारीख के बारे में, इसलिए यहाँ पर हम 6 महीने के ब्याज की गणना करेंगे। प्रश्न नंबर 7, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन टू ए पार्टनर फॉर सर्विसेज रेंडर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम के उस प्रावधान की जानकारी दीजिए जिसमें साझेदारों के वेतन के संबंध में जानकारी दी गई हो जब किसी साझेदार द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो इसके संबंध में कहा गया है
कि जब साझेदारी समझौते में इस रिम्यूनरेशन के संबंध में कोई बात न तय की गई हो, तब ऐसी दशा में किसी भी साझेदार को उसके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बदले में कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हो सकता। यदि साझेदारी समझौता या पार्टनरशिप डीड में रिम्यूनरेशन या वेतन मजदूरी तय की जाती है तो ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8, नेम द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर इफ डिफरेंट अमाउंट्स आर विथड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स। प्रश्न में पूछा गया है कि यदि अलग अलग राशि अलग अलग तारीखों में आहरित की जाती है तो किस विधि से आहरण पर ब्याज की गणना की जानी चाहिए। तो इसके संबंध में उत्तर इस प्रकार होगा कि जब अलग अलग राशि अलग अलग तारीखों में निकाली जाती है तब ऐसी स्थिति में हमें प्रोडक्ट मेथड का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 9, इज देयर एनी लिमिट फॉर नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म। यहाँ पूछा गया है कि क्या साधनों की संख्या के संबंध में कोई सीमा तय की गई है। तो इसका उत्तर होगा हाँ। जैसे कि अभी हमने पहले प्रश्न में ही देखा, जहाँ पूछा गया था कि क्या साधनों की अधिकतम संख्या कोई होती है, तो कंपनी 1/2013 में इसमें ये बताया गया है कि साधनों की संख्या एक पार्टनरशिप फर्म में अधिकतम 50 हो सकती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साधनों की अधिकतम संख्या के संबंध में लिमिट लगाई गई है। प्रश्न नंबर 10 है, मेंशन 3 एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप। एक साझेदारी की 3 विशेषताएं बताइए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कम से कम 2 सदस्यों का होना आवश्यक होता है, सभी साधनों के बीच में समझौता होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, और तीसरा उन सभी साधनों के मध्य में लाभ हानि का वितरण होना चाहिए। प्रश्न नंबर 11, कैन अ पार्टनर बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग द लॉसेस इन ए फर्म अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पूछा गया है कि क्या ऐसी कोई दशा हो सकती है जिसमें कि किसी साझेदार को हानि में भाग से बचाया जा सकता हो, यानी कोई साझेदार के ऐसा हो सकता है इसे हानि में हिस्सा न भुगतना पड़े और लाभ हो तो हिस्सा मिल जाए। यहाँ ये जानना चाहा गया है। तो इसके संबंध में उत्तर इस प्रकार होगा कि यदि साझेदारी समझौता साझेदारों ने इस प्रकार से किया है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन यदि साझेदारी लेख में इसका उल्लेख नहीं किया गया है तो फिर लाभ हानि सभी साधनों के मध्य बांटी जाएगी। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। साझेदारी समझौता या संलेख क्या होता है। तो सभी साधनों के मध्य होने वाले महत्वपूर्ण बातों के संबंध में तय किए गए एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस अदर देन कैपिटल। यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के उन प्रावधानों को उल्लेख कीजिए जिसमें साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार के आहरण पर ब्याज और पूंजी के अतिरिक्त दिए गए एडवांस पर ब्याज की गणना की जाती है। तो इसका उत्तर होगा कि जब साझेदारी समझौते में ब्याज के संबंध में आहरण के पर ब्याज के संबंध में कोई समझौता न हुआ हो तब ऐसी स्थिति में किसी भी साझेदार के द्वारा किए जाने वाले आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। जबकि दूसरा प्रश्न है कि पूंजी के अतिरिक्त अन्य राशि एडवांस के रूप में देने पर कोई ब्याज लगेगा। तो इसका उत्तर होगा कि हाँ, ऐसी स्थिति में उस अग्रिम या एडवांस राशि को फर्म को दिए गए ऋण माना जाता है और इस ऋण की राशि के संबंध में यदि कोई समझौता न हुआ हो तो हम 6% वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 14वां, व्हाट आर द 2 मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। यानी साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की कौन सी 2 विधियां होती हैं, उनके नाम बताइए। तो इसके लिए उत्तर है पहला फिक्स कैपिटल अकाउंट्स यानी कि स्थायी पूंजी खाते, और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाते। इस प्रकार से हमने अभी कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी के प्रश्न देखे हैं।